हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक ऐसा चैप्टर जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लमैटिक लगता है। मेरी तरफ से 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा भी दूं, क्लास में लर्न भी करवा दूं, बहुत स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो बस आप ध्यान से बने रहना, आपको मैं क्लास में ही पूरा का पूरा लेक्चर याद करवा के भेज दूंगी। तो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले पहले वो समझते हैं। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था क्लास 9th में कि फ्रांस कैसे क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी ले लेता है। लेकिन इसमें हम पूरे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि पूरा यूरोप जो होता है वो कैसे आजाद होता है। ये जो यूरोप है ये कैसे आजाद होगा, इसमें कौन कौन से रेवोल्यूशंस होंगे, कैसे कैसे यूरोप के अंदर के जो पार्ट है, जो समय पे एम्पायर होते थे, किंगडम होते थे, यानी राजा के अंडर होते थे ना, मोनार्की होती थी, वो कैसे धीरे 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 करके नेशन स्टेट यानी कंट्री बने, जिनकी अपनी डेमोक्रेसी आई। ये सब बच्चों कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका एक पेंटिंग से जो फ्रेडरिक सोरी ने 1848 में बनाई थी। वैसे तो उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी बच्चों, बट आपके सिलेबस में केवल एक पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाह रहे हैं फ्रेडरिक सोरी, उन्होंने ऐसा क्या बनाया था इस पेंटिंग में? तो बच्चों, इस पेंटिंग में उन्होंने एक विजन ड्रॉ किया था, और वो विजन क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक है, यानी वो आजाद हो चुका है। कैसे? जो आज इंडिया है, वी आर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सोशल रिपब्लिक मतलब हर एक लोग इक्वल है, सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती सोसाइटी में। अब एक बात सोचो, 1848 की बात चल रही है, जहां पे सारे लोग, राजा लोग शासन कर रहे हैं, मोनार्की है भर भर के, राजा लोग अपना दबदबा बजा रखे हैं। उस समय पे कोई अगर आर्टिस्ट ये सारी चीजें सोचे तो वो क्या लगेगा? इम्पॉसिबल लगेगा। इसीलिए बच्चों इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा उस समय पे इम्पॉसिबल विजन लगता है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव। साथ में अगर तुम बच्चों इस पेंटिंग में देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो मार्च कर रहे हैं, यानी धीरे 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 करके आ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जो लोग आगे हैं, यानी जो झंडे आपको आगे दिख रहे हैं, वो देश है जो आजाद हो चुके हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या शो करती है? फ्रीडम शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए और स्विट्जरलैंड है, ये ऑलरेडी आजाद हो चुके हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास यानी फ्रांस जो है वो अभी अभी उसने आजादी ली है, और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे देश, ऐसे नेशन दिखाए हैं जो अभी आजाद नहीं हुए, जैसे कि जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। ये सारे के सारे नेशंस अभी एक एक करके धीरे धीरे करके मार्च कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके आजाद होने वाले हैं। ऊपर अगर तुम आसमान में देखोगे, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? एंजल्स एंड गॉड दिख रहे हैं, जो इस आइडिया से बहुत ज्यादा खुश हैं और ब्लेस कर रहे हैं। दे आर गेजिंग, ऊपर से देख रहे हैं। और नीचे तुम्हें ये जो दिख रहा है ना, ये कूड़ा कचरा दिख रहा है, ये क्या है? शैटर्ड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो मुकुट होता है, कुर्सियां होती है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जो राजाओं का जो शासन था, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज हो गए, उनके महल हो गए, उनके जो वो सर पे पहनते थे मुकुट हो गया, उनकी चेयर हो गई, एवरीथिंग, उनके पीसेस, उनको ये क्या है? तोड़ फोड़ करके यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि एंड ऑफ मोनार्की शो कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है? एंड ऑफ एरा, यानी एंड ऑफ मोनार्की होने वाला है और डेमोक्रेसी, राइज ऑफ डेमोक्रेसी होने वाला है। तो ये था फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर में। आगे आपको समझ में बहुत सिंपल सी बात है, इसी पिक्चर को पैक्ट बिटवीन नेशंस भी बोलते हैं। फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में पिक्चर बनाई, ये पिक्चर है। इसमें ऊपर जो गॉड है वो ब्लेस कर रहे हैं, नीचे वो क्या देख रहे हैं कि एक एक करके कंट्रीज आ रही हैं और आजाद हो रही हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, जो उसके बिल्कुल पास में जस्ट इंडिपेंडेंस ली, और पीछे जो है वो कंट्रीज एक एक करके नेशन स्टेट बनने वाली है। नीचे आपको एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क क्या है? टूटे फूटे शैटर्ड चीजें दिख रही है, जो ये बता रही है कि अब मोनार्की का एंड होने वाला है और डेमोक्रेसी आने वाली है। ठीक है बच्चों, ये रही आपकी पेंटिंग। अब इस चैप्टर के पहले टॉपिक में बढ़ने से पहले आप याद करो कि हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वहां के राजा रानी थे उनको भगा दिया गया था, और फाइनली फ्रांस में क्या आ गई थी? डेमोक्रेसी आ गई थी ना, 1789 में पहले पढ़ के आए हैं। उसकी वजह से हुआ क्या था बच्चों? उसकी वजह से ये हुआ था कि जो मोनार्की थी वो चली गई और सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी? लोगों के हाथ में आ गई थी। ये हमने पढ़ा था। नाउ द कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन, यानी सिटीजन के पास बेटा सारी पावर आ गई थी। जो राजा रानी रूल करते थे उनकी पावर हट गई और वो सारी की सारी पावर आ गई थी लोगों के पास। बट क्या सिर्फ पावर आ जाने से बच्चों देश बन जाता है? नहीं, लोगों के अंदर वो फीलिंग भी आनी चाहिए देश बनाने वाली। यानी कि अगर आज हम लोगों ने मिल करके इंडिपेंडेंस ले ली, तो
वो फीलिंग हमें लोगों के अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी कि हम एक देश हैं, वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए हम सबके अंदर। इसी से आपका पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि क्या एफर्ट, यानी देश को आजाद कराने के बाद क्या एफर्ट्स थे जो लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के थ्रू लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए कि हम सब एक हैं, एक देश के लोग हैं, हमें एक साथ रहना है। तो बहुत सारे स्टेप्स हुए थे। सबसे पहले तो बहुत सारे नए आइडियाज प्रमोट करे गए, ला पात्री ले सीतियों। ला पात्री मतलब ये जो फ्रांस है ये हमारा फादर लैंड है, और ले सीतियों और हम इसके सिटीजन हैं, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें हम सारे क्या हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे इक्वल हैं। तो ये आइडियाज उन्होंने प्रमोट करे। दूसरा उन्होंने क्या किया, नया फ्रेंच फ्लैग लेकर आए। जो पुराना उनका मोनार्की वाला फ्लैग था, रॉयल फ्लैग, उसको हटा दिया और अब नया फ्लैग उन्होंने लिया, एक न्यू फ्लैग उन्होंने अडॉप्ट किया। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या किया, एस्टेब्लिश किया। पहले क्या होता था बच्चों, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के लॉस चलते थे। अब उन्होंने बोला एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम बनेगा और एक ही तरीके के लॉ सारे फ्रांस में चला करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई लॉ चल रहा है, कहीं पे कोई लॉ चल रहा है, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसमें सारे सिटीजन्स के लिए एक जैसे लॉ है। नए हार्म्स वर कंपोज्ड और ओथ्स ली गई बहुत सारी, जो उनके शहीद हुए थे उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, उन सारे लोगों को याद किया गया ताकि लोग क्या कर सके, रिलेट कर सके अपने देश के साथ, क्या कर सके, एक फीलिंग रख सके कि हम इस देश को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे वो हटा दिए। कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता था कि पहले जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे ना, तो हर जगह पे टैक्स देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या होता था बच्चों, राजा के कंट्रोल में थी चीजें, तो हर शहर में कोई ना कोई राजा बैठा होता था। तो जैसे ही कोई भी इंसान कहीं से कहीं पास कर रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, तो हर राजा उस पर टैक्स लूटता था। तो वो सारा का सारा चीजें अब फ्रांस है, क्योंकि राजा ही हटा दिया, तो अब ये सारा का सारा जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी वो पूरी की पूरी बेटा एबॉलिश कर दी गई थी। जो स्टेट जनरल थे उसको इलेक्ट किया गया, जैसे हमारे यहाँ होता है ना पार्लियामेंट बैठाई जाती है, लोग इलेक्ट किए जाते हैं, सेम वैसा किया गया और उसको नेशनल असेंबली बोला गया, ठीक है। एक नेशनल असेंबली स्टेब्लिश कर दी। रीजनल डायलेक्ट जितना भी था उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, ऐसा बोला कि सब फ्रेंच बोलेंगे, और वो भी कौन सी फ्रेंच, जो पेरिस में बोली जाती है वो लैंग्वेज, कोई भी रीजनल डायलेक्ट्स नहीं बोलेगा। और फाइनली एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट बना दिया, यानी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। पहले यही प्रॉब्लम होती थी, हर जगह का अलग सिस्टम था। कहीं पे अगर हमें 1 किलो चीनी, 1 किलो में मान लो कि 50 प्याज मिलते हैं, तो कहीं जगह पे हमें 1 किलो में केवल 30 प्याज मिल रहे हैं। तो ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, पर इन लोगों के आने के बाद ये सारी चीजें सही करी गई, ठीक है। तो ला पात्री ला सीतियों का आइडिया लेकर के आए, नया फ्लैग लेकर के आए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर के आए, बहुत सारे अपने शहीदों को उन्होंने याद किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी, स्टेट जनरल बनाई, पार्लियामेंट बैठाई, नेशनल असेंबली लगाई, और उसके बाद उन्होंने रीजनल डायलेक्ट को क्या किया, डिस्करेज किया कि ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, केवल वो फ्रेंच बोला करेंगे जो पेरिस में चलती थी। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को क्या किया बेटा एडॉप्ट किया गया, ठीक है। आगे समझ में चलो। अब जैसे जैसे फ्रांस आजाद हुआ तो ये लोग क्या थे, बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने क्या किया, यही आइडिया को सब जगह फैलाया कि अरे हमने आज़ादी ले ली, हम तो आज़ाद हो गए। अब फ्रांस में पहले से जैकोबिन क्लब हुआ करते थे, वही मिडिल क्लास के लोग जो ये आज़ादी में पार्टिसिपेट करते थे। अब इन लोगों ने जाके ये आइडियाज़ ना, जैसे लोगों को पता चला अरे फ्रांस तो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, फ्रांस ने तो आज़ादी ले ली, तो इन्होंने यही आइडिया कि जैसे हम आज़ाद हुए, हमने हमारे क्या करा, जगह से मोनार्की हटाई, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो इन्होंने ये आइडियाज़ बच्चों जगह जगह फैलाने शुरू कर दिए, और दूसरी जगहों पर भी जैकोबिन क्लब्स बनने लग गए। हमने 9th में पढ़ा था। अब ये जैकोबिन क्लब जो पहले फ्रांस में हुआ करते थे, ये बाकी उन सारी जगहों पे बनने लग गए जो लोग आजाद होना चाहते थे, किसकी तरह, फ्रांस की तरह। तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जगह जगह गए, वो कभी कभी हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, इटली गए, और उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया कि हम आजाद हुए तो तुम भी आजादी ले सकते हो। और ऐसे करके जो नेशनलिज्म का आइडिया था, जो पहले फ्रांस के लोगों तक था, वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाता है, ठीक है। आगे समझ में कि अब नेशनलिज्म फ्रांस के बाद बाकी सारी जगहों पर फैला। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अलग अलग जगह गए, उन्होंने वहां जाके लोगों को बोला कि भाई हम ऐसे आजाद हुए, तुम भी ऐसे आजाद हो सकते हो। दूसरी कंट्रीज में भी जैकोबिन क्लब्स बनने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, नेपोलियन। अब इसे ऐसे समझो कि फ्रांस आजाद हुआ इन 1789 में, 1789 से 1799 तक सब ठीक था। 10 साल इनके यहाँ बहुत और भी बहुत सारी चीजें हुई, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।
हुआ क्या कि 1799 में नेपोलियन आया और वो फ्रांस में डिक्टेटर बन गया, यानी उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करी और डिक्टेटरशिप लगा दी। अब ये नेपोलियन आके बच्चों गद्दी में कैसे बैठा, मैं अगेन तुम्हें बता रही, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम बस ये सोच लेना कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई उस दौरान, आजाद होने के बाद फ्रांस के, सीधे आया हमारा नेपोलियन और वो आकर के बैठ गया और आते साथ उसने 1804 में लगा दिया क्या, सिविल कोड, या जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो अभी तक सब ठीक था, फ्रांस वाले आजाद थे, 10 साल इन्होंने बहुत हल्ला किया, खुश हुए, उसके बाद नेपोलियन आकर के इनकी सारी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप ले आता है। और होता क्या है, और एक कोड लॉन्च करता है 1804। इस कोड में क्या क्या फीचर्स होते हैं इस कोड के, सबसे पहले तो नेपोलियन आते साथ ये काम करता है कि सारे प्रिविलेजेस जो होते हैं ना बर्थ के बेसिस पे वो हटा देता है। अब इसने अच्छे काम किए, देखो अब पहले क्या होता था, बर्थ के बेसिस पे फायदे मिलते थे कि अच्छा तुम क्या हो, एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते हो, तुम नोबल हो, तुम चर्च के लोग हो, तो तुम्हें क्या मिलेंगे, प्रिविलेजेस। तो उसने बोला आज के बाद से कोई प्रिविलेजेस नहीं है, सब समान है। तो क्या किया, बर्थ के बेसिस पे सारे के सारे प्रिविलेजेस हटा दिए और सबको इक्वल बता दिया कि अब लॉ के आगे सब इक्वल है। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी। पहले केवल कुछ ही लोग खरीद सकते थे प्रॉपर्टी, हर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, ठीक है। अब बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी, हर किसी को राइट टू प्रॉपर्टी, पैसा है रखो और प्रॉपर्टी ले जाओ। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था ना, एक समय पे ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे बनाया, देखो फ्यूडल सिस्टम एक इस तरीके का पैटर्न होता था कि सारी लैंड बेटा राजा की होती थी, फिर राजा उस लैंड को नोबल्स को देता था, नोबल्स उसको उस लैंड में से थोड़े से लैंड नाइट्स को देते थे। अब नाइट्स उसमें काम किससे करवाते थे, पीजेंट्स। बेसिकली होता कुछ नहीं था, एक हायरार्कियल सिस्टम बना हुआ था जिसमें आखिरी में बेचारा पीजेंट पिसता था और उसको सारा काम करना पड़ता था, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वही है कि उसने फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया, बेचारे पीजेंट्स तो परेशान होते थे, अब यहाँ से वो बच गए, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, सारे पीजेंट्स को फ्री कर दिया। सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज, सर्वडम मतलब बाउंडेड लेबर बना के रखते थे, खेतों में ही बोलते थे, बाहर नहीं जाना। और मेनोरियल ड्यूज यानी जो भी पेमेंट्स होती थी ना, कई बार वो लैंडलॉर्ड्स को या फिर इन्हें किसी को पैसे देने होते थे, तो जो ये पैसे इन्हें देने होते थे वो भी माफ कर दी कि अब तुम्हें कोई पैसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रेफर टू द फीस, जो पीजेंट्स किसको पे किया करते थे, फार्म ओनर्स को पे किया करते थे, वो भी फ्री कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, पहले के समय पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, आपको अगर बिजनेस करना है या ट्रेड करना है, दुनिया जहां के रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए थे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर दिया था उसने। यूनिफॉर्म लॉज बनाए, एक जैसे कानून बनाए बच्चों। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर को लेकर के आया। पहले मैंने क्या बताया था, अलग अलग तरीके का वेट होता था, कहीं पे तुम्हें 1 किलो में 10 प्याज मिल रहे हैं, कहीं तुम्हें 1 किलो पे 20 प्याज मिल रहे हैं। यहाँ पे इसने सब कुछ चेंज कर दिया, एक कॉमन नेशनल करेंसी बना दी, ठीक है। और इस वजह से जो मूवमेंट था गुड्स एंड गुड्स का वो आसान हो गया। तो क्या क्या काम करे इसने, प्रिविलेजेस हटा दिए, राइट टू प्रॉपर्टी दे दी, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी जो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो हटा दिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर दिया था बच्चों, यूनिफॉर्म लॉज लेकर के आया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट लेकर के आया। तो ये सारे इसने अच्छे काम किए। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया, नेपोलियन क्या है, ये दीज आर द हार्बिंजर्स, मतलब बहुत तारीफें की गई, वाह नेपोलियन ने तो बहुत अच्छा कर दिया, ये सारी चीजें हटा दी। लेकिन बच्चों थोड़े टाइम विद टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीता गया, लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इससे तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई। यानी था तो वो डिक्टेटर ही, तो सबसे पहले उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई। जो फ्रांस ने इतनी मेहनत करके देश आजाद किया था, उस पर दोबारा से नेपोलियन बैठ गया। दूसरा, इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब नेपोलियन क्या था बच्चों, बहुत वॉर्स करता था, बहुत लड़ाइयां करता था, वो पूरे के पूरे यूरोप को हड़पना चाहता था। अब सारे यूरोप को हड़पने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसे से वो क्या करेगा, आर्मी बनाएगा, और वो आर्मी जाकर के क्या करेगी, यूरोप पे कब्जा करेगी। तो इस वजह से उसने ना बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था लोगों से। अब चाहे बच्चा कोई कितना अच्छा काम क्यों ना करे, लेकिन जब उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, जेब से पैसे देने पड़ते हैं, तो वो इंसान पसंद आना बंद हो जाता है। दूसरा, फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास। तीसरा, सेंसरशिप लगा दिया। जैसे राजाओं के टाइम पे होता था हमारे बारे में बोलोगे नहीं, तो सेम इस बार भी हो गया कि अब मेरे बारे में कोई कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सेंसरशिप लगा दी। और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस यानी जबरदस्ती, मतलब सबको आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया करता था, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें थी जो बहुत ज्यादा बुरी थी। तो एडवांटेजेस पड़े, बट इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया था, सेंसरशिप थी, और लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता था। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब आप ऐसे समझो कि अब नेपोलियन जाएगा, लड़ाई करेगा, उसका बस यही विजन था कि उसको पूरा का पूरा जो यूरोप है ना उस पर कब्जा करना है, और उसको यूरोप पे कब्जा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे समय राजाओं के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, उनको गद्दी से हटाना पड़ेगा, खुद गद्दी में बैठना पड़ेगा। ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अभी ये सब चलने देते हैं, नेपोलियन को लड़ने देते हैं। हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट
दैट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई कैसे, यानी यूरोप के बारे में ये बताया गया है 18th सेंचुरी का यूरोप था कैसा, यानी इतना डाइवर्स यूरोप था ना, उसमें कोई भी लोग एक जैसे नहीं थे, कोई भी लैंग्वेज एक जैसी नहीं बोला करते थे, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप उस समय नेशन स्टेट तो थे नहीं। नेशन स्टेट मतलब ऐसा नहीं था कि कोई देश है, उस देश में एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहनने वाले लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा। 18th सेंचुरी के समय पे पूरे यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, जो आज जिसको तुम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड बोलते हो ना, क्योंकि ये अब देश बन चुके हैं, पहले ये देश नहीं थे, पहले ये साम्राज्य थे, किंगडम थे, जिसपे राजा रूल करते थे। तो वैसे यहाँ पे पहले ये किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स इन सब पार्ट्स में डिवाइडेड थे, यानी राज्य पार्ट में, बड़े बड़े किंगडम्स में, छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, सारे के सारी जो आजकल की हमारी कंट्रीज हैं। तो उस समय पे राजा रूल करता था, ठीक है, इसीलिए डाइवर्स था। अब होता क्या था कि जैसे कोई राजा अगर रूल करने जाएगा तो वो बस अपने आसपास की बाउंड्रीज को लेना चाहता था, टेरिटरीज को लेना चाहता था। उस केस में ऐसे देख के थोड़ी राजा फाइट करते थे कि यहाँ पे तो इसी जो मेरे एम्पायर में जो लैंग्वेज बोला करते हैं, सामने वाले में भी वही लैंग्वेज बोलते हैं लोग, तो चलो मैं जाकर के एक्वायर करता हूँ। वो तो बस फाइट करते थे। इस वजह से जो पूरा का पूरा यूरोप था ना, एक तरीके से पैच वर्क था, यानी कोई भी किसी के साथ भी, किसी भी लोगों की आपस में कोई रिलेटिबिलिटी होती नहीं थी, बस एक ही रिलेटिबिलिटी होती थी, वो ये था कि उन सबका राजा बस एक होता था। अगर कोई एक एम्पायर है, उन सबका एक राजा था, वही सिमिलैरिटी थी, बाकी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल दिया, यानी उस समय ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया ना, ये दोनों ही हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। यहाँ का जो राजा था वो पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर को देखता था। अब उस हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर तुम डिफरेंसेस देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हालत थी उस समय यूरोप के। बोल रहा है कि जो एल्पाइन रीजन है, यानी टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, यहाँ पे सारे जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेट्स रहते थे। लोम्बार्डी एंड वेनेतिया में इटालियन लोग रहते थे। हंगरी में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मग्यार बोलती थी। गलेशिया में ज्यादा से लोग पोलिश बोलते थे। अब तुम खुद सोचो यार, एक एम्पायर है और एक ही एम्पायर के अंदर इतने सारे डिफरेंसेस है और सब लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। इस वजह से कभी उन लोगों के बीच में यूनिटी आ ही नहीं पाई, क्योंकि वो लोग कभी एक थे ही नहीं। मैं कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ, सामने वाला कोई लैंग्वेज बोल रहा है, मुझे कैसे फीलिंग आएगी कि हम एक हैं। बट फिर भी ये नेशनलिज्म की फीलिंग बच्चों विद टाइम आती है, और ये आती कैसे है वो पढ़ेंगे। ये तुम्हें समझ आया, ये यूरोप के बारे में बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखना कि एक एग्जाम्पल था हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो 18th सेंचुरी का था। कोई भी नेशन स्टेट नहीं होते थे, केवल किंगडम्स होते थे। उन राज्य में राजा राज करते थे, और उन पूरे एम्पायर में बस एक ही सिमिलैरिटी होती थी, उनका राजा सेम होता था, बाकी वो आपस में बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं होते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है, ये तुम देख सकते हो कि हर एक जगह पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। अब देखो, अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई लोगों के अंदर, यूरोप को कैसे लगा कि भाई हमें भी नेशन स्टेट बनाना है, आज़ाद होना है। ये आती है फीलिंग, कैसे आती है उसको जानने के लिए हम ये समझेंगे कि यूरोप की सोसाइटी कैसे थी बेटा। तो यूरोप में ना उस समय दो तरीके के लोग रहा करते थे, एक थे एरिस्टोक्रेट्स एंड पीसेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा रिच होते थे, दे वर वेल्दी पीपल, यानी वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे वर वेरी रिच, एफ्लुएंट क्लास जिसको हम बोलते हैं। अब ये सारे के सारे जो टाउन हाउसेस थे, इनके बड़े बड़े टाउन हाउसेस हुआ करते थे कंट्री साइड्स में, सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और एरिस्टोक्रेट्स हमेशा एरिस्टोक्रेट्स के साथ शादी किया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि एरिस्टोक्रेट्स किसी गरीब के साथ शादी कर लेगा। दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच, वो हमेशा फ्रेंच बोला करते थे। और ये सारे के सारे एक तरीके के लोग थे, मतलब दे वर ऑल सिमिलर, तो इनके बीच में एक यूनिटी भी थी। दूसरे जो लोग थे बच्चों यूरोप में, वो थे पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब जो हमारे गरीब किसान थे, यानी ये पुअर पीपल थे सोसाइटी में, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता ही नहीं था। ये मतलब लैंड के, ये तो लैंडलेस होते थे उस समय पे, तो केवल राजा के पास जमीनें होती थी और राजा ही डिसाइड करता था उसको अपना लैंड किसको देना है। कोई दूसरा इंसान लैंड रख ही नहीं सकता था, तो सारा जमीन किसकी होती थी, लैंड राजा की। तो इनके पास तो लैंड भी नहीं होता था। बट ये लोग मेजॉरिटी में थे। एरिस्टोक्रेट्स थे बेटा माइनॉरिटी में, लेकिन माइनॉरिटी में थे बट पावरफुल थे। ये मेजॉरिटी में थे बट पावरफुल नहीं थे, और ये सारे के सारे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे। ये सारी बातें आगे समझ में। तो पहले था दो तरीके की सोसाइटी, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। बट उसके बाद क्या होता है बेटा, एक थर्ड क्लास, एक और क्लास इमर्ज होती है, वो होती है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में तो 18th सेंचुरी में आ जाता है, फ्रांस और जर्मनी में आते आते 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचता है। यानी लोग अब फैक्ट्रीज में काम करना शुरू करते हैं, और एक यही सब की वजह से, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू क्लास इमर्ज होती है। यानी पहले जो हमारे पास क्लास थी वो किसकी थी, एरिस्टोक्रेट्स थे, पीजेंट्स थे। अब एक बीच में एक और क्लास इमर्ज हो गई, जो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है। ये क्लास कौन सी है, वर्किंग क्लास। इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास
और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसमें कौन कौन लोग होते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सारे लोग थे, हमारे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई। और यही वो न्यू मिडिल क्लास हैं जो थोड़े पढ़े लिखे थे, पढ़ते लिखते थे, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जिन्होंने ये सोचा कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना है, हमें ये आज़ादी चाहिए। ये वो लोग थे जिनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, क्योंकि पीजेंट्स तो बहुत गरीब थे बेचारे, तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, वो तो अपना पेट भरने में बिजी थे, उनको तो खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एरिस्टोक्रेट्स को कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो तो देवर लॉयल टू किंग। तो बचा कौन हमारे पास? यही क्लास बचती थी बेटा जो मेहनत से पैसा कमाए। इन्होंने सोचा कि आज हमारे पास पैसा है, लेकिन सारे प्रिविलेजेस किसके पास है? सारे प्रिविलेजेस तो एरिस्टोक्रेट्स के पास है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके पास है। राजाओं ने अपने प्रिविलेजेस दे रखे हैं, चर्च के लोगों को प्रिविलेजेस दे रखे हैं। तो ये वो क्लास थी जिनके अंदर ये आइडिया आया कि हमें नेशन को क्या करना है? यूनाइट करना है और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाना है। तो आ गया ना समझ में? अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर के आए, वो थे हमारे मिडिल क्लास लोग। ठीक है, तो मिडिल क्लास वर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड एबॉलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अब यहीं से स्टार्ट होता है लिबरलिज्म की लिबरलिज्म क्या होता है। इनको हम लिबरल मिडिल क्लास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लिबरल मतलब होता है बेटा फ्री। अगर तुम देखोगे लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है लिबर, जिसका मतलब है फ्री, यानी लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। ये जो मिडिल क्लास थे ये फ्रीडम चाहते थे। क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। किससे? मोनार्क रूल से। नहीं, ये मोनार्क रूल नहीं चाहिए था, राजाओं का शासन नहीं चाहिए था, तो दे वांटेड फ्रीडम, दे वांटेड टू बी फ्री। तो न्यू मिडिल क्लास के लिबरलिज्म का क्या मतलब था? किस तरीके की आजादी चाहिए थी? यानी अगर सोशल टर्म्स में बात करें, नॉर्मली बात करें, तो ये दो चीजें चाहते थे कि इनको हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम मिल जाएगी, हर एक इंसान आजाद होना चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी होनी चाहिए। भाई ये भेदभाव नहीं चाहिए कि तुम किसी को, तुम्हारा सगा है तो तुम उसको ज्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हो, जो सगा नहीं है उसको प्रिविलेजेस ही नहीं मिल रहे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के आगे सारे लोग समान होने चाहिए। अब ये सारी चीजें अगर आपको याद हो तो फ्रांस में पहले ही हो रखी थी। किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। कब? जब 1804 का सिविल कोड वो लेके आया था। लेकिन बाकी जगहों पे ये चीजें नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने ये दो चीजें डिमांड करी कि इंडिविजुअल्स को सबको फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले। ये इन्होंने इन जनरल सिनेरियो दो डिमांड करी। इसके अलावा इनके दो मेजर लिबरलिज्म, एक पॉलिटिकल डिमांड किए इन्होंने और एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म। दो तरीके के लिबरलिज्म यानी दो तरीके की फ्रीडम डिमांड करी, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अब पॉलिटिकल सेंस में इन्होंने क्या डिमांड किया बेटा? इन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकली हमें क्या चाहिए? हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जो भाई लोगों के कंसेंट से बने, यानी हम जैसी सरकार चाहते हैं हम वैसी सरकार बनाना चाहते हैं। एरिस्टोक्रेसी रूल, हमें ये राजा वाला रूल नहीं चाहिए, राजा को हटाओ। एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो ये फालतू के प्रिविलेजेस हमें मिल रखे हैं ये चर्च वाले लोगों को, इनको भी हटाओ। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बैठे, यानी इंडिया जैसा सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, यानी हमने एक पर्सन चुना है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो सरकार में जाके बैठता है और हमारे लिए क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जो पार्लियामेंट में बैठी हो। और इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने का भी अधिकार दो। ये बात नहीं है कि भाई केवल राजा के लोग हैं वही प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एरिस्टोक्रेट्स ले सकते, लेकिन हम मिडिल क्लास नहीं ले सकते। तो उनके पास तो पैसा था पर पैसे से वो जमीन खरीद ही नहीं सकते थे, वो राइट नहीं थे। तो ये इन्होंने पॉलिटिकल वे में डिमांड किया। पर यार इन लोगों में ना एक कमी थी इनके पॉलिटिकल डिमांड्स में कि ये सिर्फ अपने लिए चीजें डिमांड कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? इनके लिए पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी पॉलिटिकल लिबर्टी में प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने क्या किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दो। लेकिन यहां पे इन्होंने सबके लिए नहीं मांगा, सबके लिए इन्होंने वोटिंग राइट्स नहीं मांगे। बोला केवल जिन लोगों के पास जमीन जायदाद है या प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं, और नॉन प्रॉपर्टीड मैन यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और विमेन, ये दोनों क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो 19th सेंचुरी के टाइम पे जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, और जो विमेन थी, इन सब ने बहुत प्रोटेस्ट किया। तो पॉलिटिकल स्फेयर में समझ आया कि एक सरकार चाहिए जो कंसेंट से चले, ये एरिस्टोक्रेसी रूल नहीं चलेगा, ये क्लेरिकल प्रिविलेजेस हटाओ, हम खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हमारी गवर्नमेंट बैठेगी पार्लियामेंट के थ्रू, और हमें प्रॉपर्टी राइट्स भी चाहिए, हमारे पास पैसा है, हम जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये डिमांड्स थे। प्रॉब्लम समझ आ गया कि वोटिंग राइट्स सबके लिए मांगे ही नहीं। बोला कि भाई जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकते हैं, विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया बेटा? प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमिक लिबर्टी का क्या मतलब था? तो उस समय ऐसे सोचो कि देखो इकोनॉमिकली ना उस समय जो हमारी सोसाइटी थी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं थी। कहने का क्या मतलब है कि लिबरलिज्म में वो मांग रहे थे कि हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट दो। मार्केट में कोई फ्रीडम ही नहीं थी काम करने की। अगर कोई मिडिल क्लास या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बिजनेसमैन कोई काम करना चाहता था तो उस बेचारे के लिए मार्केट फ्री नहीं था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे।
दूसरा मेजर प्रॉब्लम था एबॉलिशंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो गुड्स एंड कैपिटल है ना, जो सामान है और जो पैसा है, उसके मूवमेंट पे भी उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थे। अब तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो होता क्या था ना, वहां पे सबसे पहला एग्जांपल तुम्हें दे रखा है कि अगर कोई पर्सन उस समय पे जर्मनी के न्यूरेमबर्ग से हैम्सबर्ग जाता है तो उस बेचारे को 11 बार टैक्स देना पड़ता है और हर बार 5-5% का टैक्स देना पड़ता है। तो तुम देख रहे हो कि ये गुड्स के लिए कहाँ से फीजिबल चीज है। वो बेचारा 11 बार टैक्स भर रहा है और हर बार 5-5% का टैक्स भर रहा है। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम करेंसी। उस समय पे 30 से ज्यादा करेंसी हुआ करती थी और हर करेंसी अलग। अब तुम ये सोचो कि मैं कोई सामान लेके हर एक स्टेट में, जैसे इंडिया के स्टेट है ऐसे समझ लो कि हर एक स्टेट में मैं सामान लेके जा रही हूँ, नया करेंसी है, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी ना, बस नोट ही बदलवाते रहेंगे सारा टाइम। तो ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन था। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बच्चों कि डिफरेंट मेजर फॉर गुड्स। कहीं पे अगर मुझे 1L मतलब क्लोथ को मेजर करने के लिए था, अगर 1L में कहीं पे मुझे 60 मीटर कपड़ा मिल रहा है तो वहीं पे मुझे दूसरी जगह पे 1L में 50 मीटर ही कपड़ा मिल रहा है। तो मेजरमेंट भी स्टैंडर्ड नहीं था, ना करेंसी स्टैंडर्ड थी ना मेजरमेंट स्टैंडर्ड था। तो यहीं पे जो मिडिल क्लास होते हैं ये सारे मिलकर के बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, ज़ोल्वरीन बनाएंगे, एक कस्टम यूनियन फॉर्म करेंगे। कस्टम यूनियन इन्होंने बनाई। ये आया ना समझ में कि लिबरलिज्म क्या, उन्हें मार्केट में फ्रीडम चाहिए थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थे। बहुत सारे गुड्स एंड कैपिटल्स पे रिस्ट्रिक्शंस थे। गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे थे, यहाँ से कुछ लेके जाते थे 11 बार बेचारे टैक्स भरते थे। करेंसी 30 से ज्यादा तो नोट रख रखे थे, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके की करेंसी, बेचारा कैसे ट्रेड करेगा। और तीसरा था डिफरेंट मेजर्स। हर एक जगह पे गुड्स को तोलने के लिए अलग तरीके के उनके खुद के मेजरमेंट सिस्टम्स थे। तो उन्होंने ज़ोल्वरीन बनाई। ज़ोल्वरीन मतलब एक कस्टम यूनियन बनाई। स्टार्ट की थी ये प्रशिया ने और बाद में बहुत दूसरे जर्मन स्टेट्स ने उसको ज्वाइन किया। तो इस यूनियन में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये टैक्स जो था ना ये हटा दिया कि अब से कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आराम से तुम क्या कर सकते हो, अपना सामान ले जा सकते हो। दूसरा, जितनी भी करेंसीज थी, 30 से ज्यादा करेंसीज थी, वो हटा करके केवल 2 करेंसी कर दी कि अब से 2 करेंसी ही चला करेंगी। और तीसरा, एक नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी जो रेलवे नेटवर्क था वो अच्छा कर दिया ताकि वो सामान इधर से उधर बहुत इजी तरीके से ले जा सके। तो ये था आपके ज़ोल्वरीन का फॉर्मेशन। समझ आया, ये 2 चीजें थी। तो कौन सी क्लास इमर्ज हुई जिसने नेशनलिज्म डिमांड किया, हमारी लिबरल क्लास, यानी कि लिबरल मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास जो चाहती थी फ्रीडम। और इसीलिए उन्होंने 2 तरीके के फ्रीडम डिमांड करे, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में उन्होंने क्या चीजें डिमांड करी मैंने बताया, और इकोनॉमिकली उसमें उन्होंने क्या चीजें डिमांड करी वो भी मैंने आपको बताया। तो ये आपके पास ये वाला टॉपिक हुआ खत्म। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। मैंने तुम्हें क्या बताया कि नेपोलियन को लड़ाइयां करनी थी, बस उसे सारे राजाओं को गिराना था, मोनार्की हटानी थी और खुद जाकर के पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। तो ऐसे ही लड़ते 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 बच्चों ये कहाँ पे पहुंचता है, इन 4 बड़े एम्पायर के पास पहुंचता है जिनके साथ इसकी लड़ाई चलती है, एक वॉर होती है इन 4 एम्पायर्स के साथ। कौन से एम्पायर होते हैं, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ये 4 एम्पायर के 4 राजाओं के साथ नेपोलियन भिड़ता है 1815 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। और इसमें नेपोलियन फाइनली हार जाता है। ठीक है, तो 1815 में याद रखना बैटल ऑफ वाटरलू 1 नंबर का आ जाता है। डिफीट होता है, नेपोलियन 4 बड़े एम्पायर के राजा नेपोलियन को हराते हैं। वो कौन से हैं, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। देखो अब तो नेपोलियन हार गया बच्चों, तो यानी कि अब जो भी नेपोलियन ने सब कुछ किया था वो गया, डिक्टेटरशिप गई। अब दोबारा से राजा लोग क्या करना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे, क्योंकि तो पकड़ पकड़ के राजाओं को हराता था, उनको बाहर करता था। तो अब ये जो 4 राजा थे ना बेटा, ये जो 4 एम्पायर के राजा थे, ये थे कंजर्वेटिव, यानी ऐसे लोग जो बिलीव करते कि ट्रेडिशनल सिस्टम ही रहना चाहिए। अगर मोनार्की है तो मोनार्की स्टेब्लिश्ड ही रहनी चाहिए, कोई नेशन स्टेट नहीं बनना चाहिए। तो ये 4 राजाओं ने मिलकर के, और जितने भी लोग जो कंजर्वेटिव्स थे वो सारे के सारे अब दोबारा से कंजर्वेटिज्म की भावना जागने लगी, क्योंकि अब तो नेपोलियन हट गया, अब नेपोलियन का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो बेटा कंजर्वेटिज्म की भावना जागने लग गई। ये 4 राजाओं ने कंजर्वेटिज्म फैलाया कि अब तो दोबारा से मोनार्क आएगा, अब कर लो तुम इंडिपेंडेंस, अब देंगे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब तो जो लिबरल्स लगे हुए थे कि हमें ये डिमांड दो, पॉलिटिकल लिबरेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो मतलब सब पानी में गया। अब ये राजा आ गए, अब ये कंजर्वेटिज्म लेकर के आएंगे, पूरा ओल्ड सेटअप था ना जो वो सारा रिस्टोर करेंगे। तो ये कंजर्वेटिज्म का मतलब समझ गए ना, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट जो पहले चीजें चलती आ रही है सेम टू सेम होनी चाहिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए। बट ये लोग थोड़े से चालाक थे। इन कंजर्वेटिव्स लोगों ने क्या किया ना, जो चीजें बेहतर थी, जो उन्हें लगी कि उनकी फायदे की हैं, उसको रहने दिया, बाकी सारा सिस्टम पहले जैसा कर दिया। कुछ फायदे की चीज क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने सोचा कि एक प्रोफेशनल आर्मी तो बनी हुई है, नेपोलियन ने बनाई थी, उन्हें पता है कि प्रोफेशनल आर्मी होगी तो बढ़िया बात है, उनको बचा करके रखेगी, कोई भी राजा या कोई भी अगले दिन को नेपोलियन जैसा
डिक्टेटर आके उनको क्या नहीं करेगा, हराएगा नहीं, तो उन्हें आर्मी सेटअप रहने दिया, गवर्नमेंट सेटअप रहने दिया। अब नेपोलियन ने अपने टाइम पे क्या करी थी, गवर्नमेंट बनाई थी, और वो गवर्नमेंट उसके 1804 का जो सिविल कोड था उसको इंप्लीमेंट करती थी, तो एक अच्छी गवर्नमेंट बना रखी थी नेपोलियन ने जिसको कंट्रोल करता था। तो इन्होंने सोचा, राजाओं ने, कोई बात नहीं, सरकार रहने देंगे, अब ये सरकार पहले नेपोलियन के लिए काम करती थी, अब ये हमारे लिए काम करेगी, तो इनके लिए बेसिकली काम आसान होगा। और दूसरा, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया। फ्यूडल सिस्टम मैंने बताया था ना, हायरार्कियल होता था बहुत ज्यादा। पहले किंग के पास लैंड है, वो अपनी लैंड थोड़ी नोबल्स को देगा, नोबल्स अपनी लैंड नाइट्स को देंगे, तो इन्हें लगा कि यार ये खत्म ही कर देते हैं, बेटर है। तो इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस क्या करे थे, ये सब चीजें करी ताकि उनकी मोनार्की क्या हो सके, बेटर हो सके। आगे समझ में कंजर्वेटिज्म आया नेपोलियन के जाने के बाद। चारों के चारों राजा अब कंजर्वेटिज्म लाना चाहते हैं, दोबारा से मोनार्क लाना चाहते हैं, दोबारा से वही ट्रेडिशनल सेटअप करेंगे। जो जो चीजें इनकी फायदे की थी उन्होंने बदल दी। एफिशिएंट गवर्नमेंट रख ली कि अरे भाई इससे तो फायदा है, हम इस पे राज करेंगे, इन सरकार से काम करवाया करेंगे, लेकिन बातें जो पावर है वो हमारे हाथ में हुआ करेंगी। इस तरीके की बातें बेटा होने लगी। और अब आती है ट्रीटी ऑफ वियना। अब मेरी बात सुनो, देखो फ्रांस से नेपोलियन गया, तो तुम्हें ये बात मैंने पहले बताई थी कि नेपोलियन के पास बेटा केवल फ्रांस नहीं था, उसने और भी जगहों पे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। अब ये सारी की सारी चीजें किन राजाओं को करनी थी, ये 4 राजा तो थे ना, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, इनके जो ये राजा थे, अब इन 4 राजाओं के पास ये पूरा का पूरा एम्पायर पड़ा हुआ था नेपोलियन का जीता हुआ, और अब ये पूरा का पूरा बटना था इन 4 राजाओं के बीच में। यानी अब ये डिसीजन लेने वाले थे कि फ्रांस का क्या होगा, या फ्रांस के साथ जो छोटी छोटी एरिया जो नेपोलियन ने जीते हुए थे उसका क्या होगा। तो अब क्या होता है, ये एक मीटिंग रखते हैं, और ये मीटिंग होस्ट करता है ऑस्ट्रियन चांसलर, यानी ऑस्ट्रिया का होता है वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये क्या करता है, इस मीटिंग को होस्ट करता है, और चारों राजा आके बैठते हैं। उनके आगे आप ऐसे समझ लो केक है, और अब इस केक को डिवाइड होने वाला है, यानी जो भी फ्रांस है और उसकी टेरिटरीज जो उसने जीती हुई थी ना नेपोलियन ने, अब वो सारी ये 4 राजा आपस में बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। याद है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा चैप्टर जो तुमने पढ़ा था, जिसमें राजा को इन्होंने भगा दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। दोबारा से ये लोग मोनार्की ले आए। फ्रांस में इन्होंने बर्बन डायनेस्टी, जैसे लुई 16 था ना जो, उसी के खानदान का एक राजा उठा करके यहाँ पे रख दिया फ्रांस में रूल करने के लिए। मतलब समझ लो पूरी मोनार्की पे पानी फिर, पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे पानी फिर गया। यहाँ पे इन्होंने बर्बन डायनेस्टी का एक राजा था लुई फिलिप, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे राजगद्दी पे बैठा दिया कि भाई तुम अब फ्रांस का राजा बनो। लेकिन इसको बोला तुम सिर्फ फ्रांस के राजा बनोगे, फ्रांस के आसपास के जो एरिया नेपोलियन ने जीते थे उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो जो बचे हुए एरियाज थे जो नेपोलियन ने जीते थे वो सारे अब ये राजा आपस में बांटने वाले थे। ठीक है, दूसरा, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी वो सारी खत्म हो गई। मैंने बताया कि सिर्फ राजा को फ्रांस दे दिया, फ्रांस के आसपास की सारी टेरिटरीज अब फ्रांस की नहीं है। अब ये राजा आपस में बांट के अपनी अपनी टेरिटरीज को बड़ा करेंगे। दूसरा, अब इन्हें पता था कि यार फ्रांस जो है ना, इसकी बाउंड्रीज पे कुछ किंगडम सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई किंगडम सेटअप नहीं करेंगे तो हर बार कोई ना कोई आकर के, कोई दूसरा नेपोलियन आकर के क्या कर लेगा, इस पे कब्जा कर लेगा। तो इन्होंने क्या किया बेटा, दो तरीके से 2 किंगडम सेटअप कर लिए। एक था द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, यानी नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बनाया, और उसको सेटअप कर दिया कहां पर, नॉर्थ पे, यानी फ्रांस के नॉर्थ पे इस किंगडम को सेटअप कर दिया, और साउथ पे जिनोवा को ऐड कर लिया। ठीक है, जिनोवा ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ कि फ्रांस के बाउंड्रीज पे 2 किंगडम्स है, तो फ्रांस एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, वहां पे उन्होंने 2 और किंगडम बैठा दिए। ठीक है, दूसरा क्या किया, प्रशिया वॉज गिवन, हाँ ठीक है, दूसरा अब क्या किया, मैंने क्या बोला था, जो बचे हुए एरियाज थे जो किसने जीते थे, नेपोलियन ने जीते हुए थे, अब उसका होने लग गया था बंटवारा। तो प्रशिया को क्या दिया गया, प्रशिया के पास दिया गया न्यू टेरिटरीज उसको दी गई उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे। साथ में जो ऑस्ट्रिया था उसको उन्होंने नॉर्दर्न इटली दे दिया। प्रशिया को उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कुछ टेरिटरीज दे दी, आपके ऑस्ट्रिया को उन्होंने क्या कर दिया, नॉर्थर्न इटली दे दिया। ये सब किसने जीता हुआ था, नॉर्दर्न इटली, नेपोलियन जीत करके लाया था लड़ाइयों में। ये सारा भी ये बांट रहे हैं आपस में। ईस्ट में रशिया को पोलैंड दे दिया, रशिया के पास पोलैंड चले जाता है और प्रशिया को दे दिया जाता है कुछ सैक्सनी का कुछ पोर्शन। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी ट्रीटी ऑफ वियना होती है, जिसमें नेपोलियन के हारने के बाद ये सारे एरियाज डिवाइड हो जाते हैं, कंजर्वेटिव्स भर भर के वापस आ जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना हो गया। अब बच्चों देखो इन कंजर्वेटिव रेजिम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स क्या ही होंगे, लोग बहुत ऑटोक्रेटिक थे, मतलब सिर्फ अपने पावर के बारे में बात करते थे, अपने बारे में सुनते थे, किसी और की कोई बातें नहीं सुनते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा
ऑटोक्रेटिक, कोई भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे, और अगर कोई भी उनके बारे में कुछ बोलता था तो उस एक्टिविटीज को कर्ब कर देते थे, यानी खत्म कर देते थे। और कोई भी सेंसरशिप, पूरी की पूरी सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी फ्रांस में और एरियाज में जहां जहां पे ये राजा लोग आए कि हमारे बारे में कोई कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, प्लेज में नहीं लिख सकता, गाने नहीं गा सकता, नथिंग। सो समझ रहे हो क्या था, ऑटोक्रेटिक थे, क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे, और दोबारा से सेंसरशिप इन लोगों ने इंपोज कर दी थी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो बच्चों, याद है जब हमने बात की थी लिबरल मिडिल क्लास की, जो देश को आज़ाद करना चाहते थे, अब तो इन सब की उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि ये तो अब इन्हें लग रहा है कि ये तो सारे के सारे राजा वापस आ गए, तो बेटा अब ये छुप छुप के आज़ादी के लिए काम करते हैं। अब ये नेशन स्टेट अभी भी बनाएंगे, लेकिन अब ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि हर जगह राजा आ गए। तो बेटा अब ये क्या करते हैं, दे वेंट अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं ये लोग यूरोप में, ताकि ये लोगों को क्या कर सके, ट्रेन कर सके, रेवोल्यूशनरीज को बता सके कि हमें आजादी कैसे लेनी है। तो काफी सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे जहां पर ये तरह तरह के प्लान्स करते थे, ऐसे सोच लो। तो ये कंजर्वेटिज्म रेजिम के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। इन्हें भाई इन लोगों के रूल में नहीं रहना था, इन्हें राजा उठा के बाहर फेंकने थे। ये चाहते थे डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज अभी भी हैं, बट ये अब छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए। और ऐसा ही एक रेवोल्यूशनरी जो आपके बुक में वो है गसिप मजीनी, ये इनकी फोटो है। तो गसिप मजीनी भी क्या थे बच्चों, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये इटालियन को, मतलब इटली को यूनाइट करना चाहते थे। तो ये इटालियन रेवोल्यूशनरी हुए, क्योंकि ये इटली को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये जो थे ना बच्चों, ये जिनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। अब एक सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, कार्बोनारी। सीक्रेट सोसाइटी पता है ना, जो ये रेवोल्यूशनरीज की सोसाइटी है, जो एक दूसरे को बताते हैं कि हमें अपना नेशन स्टेट बनाना है। तो वैसे ही एक सोसाइटी थी कार्बोनारी, उसके मेंबर थे ये। जब ये 24 साल के थे ना, इनको देश से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था। कौन से प्लेस पे, लिगेरिया में। ये एक जगह थी, एक जगह इटली में। तो फिर उसके बाद इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। उसके बाद यंग इटली मर्सिलीज भी एक जगह है, और यंग यूरोप इन बर्न, इन दोनों जगहों पे इन्होंने क्या करी, एक सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और ये बस एक ही चीज चाहते थे, वो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को क्या करना, यूनाइट करना, नेशन स्टेट बनाना। और ये मेटरनिक भाई साहब याद है, वो ड्यूक मेटरनिक जिन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करी थी, वो हमेशा से इनसे बहुत डरते थे, और ये कहते थे कि ये क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का, यानी गसिप मजीनी, क्योंकि यूनाइट करना चाहता था ना, रेवोल्यूशनरी था। और इन लोगों को रेवोल्यूशनरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी नेशन स्टेट डिमांड कर रहे थे, और कंजर्वेटिव लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी तरीके का नेशन स्टेट डिमांड किया जाए। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, ये रहे गसिप मजीनी। अब नेक्स्ट आता है बच्चों एज ऑफ रेवोल्यूशंस। मैंने क्या बोला, रेवोल्यूशनरीज थे, वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, और वो बिल्कुल भी राजा के शासन में रहना नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने बैक टू बैक बेटा रेवोल्यूशंस करने स्टार्ट करे। 2 मेजर रेवोल्यूशंस के बारे में तू अभी पढ़ोगे। 1830 से 1848 में रेवोल्यूशंस हुए, जिसमें पहला रेवोल्यूशन था जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन था ग्रीक रेवोल्यूशन। अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है ना, ये कहाँ पे हुआ, हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी रेवोल्यूशन तुम्हें देखने को मिलेंगे बेटा, वो हमेशा फ्रांस से स्टार्ट होते हैं। हमेशा तुम देखोगे फ्रांस उसका हॉटस्पॉट होता है, मेन पॉइंट होता है। ये रेवोल्यूशन भी स्टार्ट होता है, ये रेवोल्यूशन कौन करता है, रेवोल्यूशनरीज करते हैं, वही मिडिल क्लास करते हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं राजा के रूल से। सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रांस में 1830 जुलाई 1830 में सब सड़कों पे उतर जाते हैं। सड़कों पे उतरने के बाद जो बर्बन किंग था ना, उसकी जो बर्बन किंग था, जिसको पावर में लेकर के आए थे कंजर्वेटिव्स जितने भी लोग थे, कंजर्वेटिज्म लोग जो थे, वो इसको पावर में लेकर के आए। इन्होंने क्या किया, इसको फोर्स किया, इसको गद्दी से निकाल दिया, बोला कि चुपचाप से शांति में क्या कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कर ले। अपना कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया, बोला अब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करनी है। वो बेचारा डर के मारे क्या कर लेता है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लोग बहुत एंगर में होते हैं, उसे पता ही था पहले बर्बन डायनेस्टी को कैसे उठा के बाहर फेंका था इन्होंने, तो डर के मारे बेचारा क्या कर लेता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। गुस्से में इसके पास जाते हैं और लुई फिलिप को वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हेड बना देते हैं। यानी लुई फिलिप होता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, यानी अब कंप्लीट मोनार्की नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, ठीक है। अब जुलाई रेवोल्यूशन, अब ड्यूक मेटरनिक ना बेटा एक और बात बोलता था, वो ये बोलता था व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस स्नीज करता है होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वही होता है कि जैसे ही लोग फ्रांस को देखते थे ना, याद है पहले भी जब ऐसे ही हुआ था कि फ्रांस में आज़ादी हुई तो सबने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया, सबके अंदर सबको अपना नेशन स्टेट बनाना है। सेम यहाँ पे हो रहा है कि फ्रांस ने फटाफट से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, तो तुरंत से याद है फ्रांस के बॉर्डर पे हमने ऐड किया था बेल्जियम, जो नीदरलैंड के अंडर था। बेल्जियम ने क्या कर लिया, वहां से बेल्जियम निकल गया, यानी ब्रुसेल्स हुआ, ब्रुसेल्स ने क्या किया,
ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम सेपरेटिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स और बेल्जियम दोनों को आपस में मिला के किंगडम सेटअप किया था, वहां से बेल्जियम भी वहां से आजाद हो गया। यानी ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पे दंगे होते हैं, वो भी आपस में अपना रिवोल्ट करते हैं और वहां से आजादी ले लेते हैं, तो ये भी आजाद हो गए। देखो अभी ये चीज हुई थी फ्रांस में कि ये लोगों ने आजादी भी ले ली। आगे समझ में, पहला था जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा था बच्चों ग्रीक रेवोल्यूशन। दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था ग्रीस में। तो ग्रीस क्या था ना, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एक मुस्लिम एम्पायर था, उसका पार्ट था बहुत समय से। अब ग्रीस की ना बेटा बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ग्रीस जो था एक तरीके से ऐसे समझो कि एक बहुत ट्रेडिशनली एक कल्चर, उनका बहुत एंशियंट कल्चर था, मतलब सारे लोगों पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था ग्रीस का पूरे यूरोप में। तो वो समझते थे कि उनका जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो प्रिजर्व करके रखी है ग्रीस ने। तो 1821 में ग्रीस भी क्या होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था। उसने उसके लिए इंडिपेंडेंस करने शुरू कर दिए। अब ग्रीक के जो कुछ लोग थे ना, जो बाहर देशों के थे, ग्रीक बहुत पावरफुल जगह नहीं थी बच्चों, तो ग्रीक के जो लोग बाहर रहते थे ना, वेस्टर्न यूरोप में या बाहर के जो लोग थे, वो इन लोगों को पैसे जमा कर करके देते थे ग्रीक के लोगों को कि तुम क्या करो, आज़ादी ले लो, हम तुम्हारे पूरे पूरे साथ में हैं। और पोएट और आर्टिस्ट भी जो थे ना, वो ग्रीस को बहुत प्रेज करते थे, जैसे सोक्राट्स हो गया और कई ऐसे अच्छे अच्छे लोग थे जो ग्रीस में रहे हमेशा से, तो वो भी उसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते थे। और काफ़ी इन्होंने ग्रीस को सपोर्ट किया कि ग्रीस क्या कर ले, आज़ादी ले ले। अब लॉर्ड बायरन थे बच्चों एक पोएट, उन्होंने भी काफ़ी सारे फंड्स रेस किए थे, उन्होंने वॉर पे भी लड़ाई करी, बट वो इवेंचुअली क्या, फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई 1824 में। और ये सब करने के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई और फाइनली 1832 में ग्रीस क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, प्रॉपर आज़ाद हो गया। देखो ग्रीस को प्रॉपर आज़ादी मिली। इससे पहले जो फ्रांस था उसको कैसी आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, आज़ाद नहीं हुआ था, बट ये क्या हो गए थे बच्चों, फ्री हो गए थे। तो ऑटोमन एम्पायर किसके कंट्रोल में था, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ग्रीस बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो ग्रीस को बाकी के जो बाहर जो दो लोग गए थे, भागे हुए थे, उन लोगों ने ग्रीस को फंड करना शुरू किया। इस वजह से ग्रीस ने क्या किया, फाइट किया और फाइनली ग्रीस क्या हो गया, 1832 में आज़ाद हो गया और आपका ग्रीक रेवोल्यूशन खत्म। तो दो रेवोल्यूशंस थे, एक था जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, दूसरा था हमारा ग्रीस रेवोल्यूशन बेटा, जो ग्रीक रेवोल्यूशन जो हमारा ग्रीस में हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था यूरोप सिविलाइजेशंस के लिए, और ये भी 1832 में आज़ाद हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो अभी तक हम चैप्टर में जितना भी पढ़ते आए, हम क्या पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आ रही है, लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, वेपन्स उठा रहे हैं, किसी के बाहर स्ट्रीट्स पे चले जा रहे हैं सारे के सारे लोग। बट यहाँ पे जो फिलोसोफर्स थे, कुछ जो पोएट्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे बच्चों, उनका ये मानना था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है लोगों के अंदर, वो केवल और केवल वेपन्स के थ्रू, रिवॉल्ट्स के थ्रू नहीं आती है, वो लोगों के अंदर इमोशंस की वजह से भी आ सकती है। और वो इमोशंस लोगों के अंदर कैसे बिल्ड करे जा सकते हैं, थ्रू म्यूजिक, थ्रू आर्ट हो गया, हमारे पोएट्री हो गए, स्टोरीज हो गए, इन सब चीज़ों के थ्रू डेवलप की जाती है। यानी इमोशंस भी लोगों के अंदर ऐसे इमोशंस डेवलप किए जाते हैं नेशनलिज्म के, ज़रूरी नहीं उनको वेपन उठाने पड़े। इसीलिए हम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, उसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। यानी कि जब हम कल्चरल मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं, लोगों के अंदर स्पेसिफिक फीलिंग डेवलप करते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग जब डेवलप की जाती है, किसको यूज़ करके, आर्ट को यूज़ करके, कल्चर को यूज़ करके, हिस्ट्री को यूज़ करके, उनकी म्यूजिक को यूज़ करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया, लोगों के अंदर फीलिंग्स डेवलप की थ्रू रोमांटिसिज्म, नेशन को लेकर के रोमांटिसिज्म के थ्रू फीलिंग्स डेवलप की। तो एक ऐसी जॉन गॉटफ्राइड करके एक फिलोसोफर थे जो ये कहते थे कि अगर हमें जानना है कि जर्मन का कल्चर कैसा है, जर्मन कल्चर मतलब जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो कैसे हैं, तो हमें उनके कॉमन लोगों को देखना पड़ेगा। जो कॉमन लोग हैं जिनको वो क्या बोलते थे, दासवोक, उनको दासवोक बोला करते थे। अब ये तो एक जनरल चीज़ मैंने आपको बताई, एक आपके पास में स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है लैंग्वेज का, कि कैसे लैंग्वेज एक टूल बना क्या करने का, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने का। तो आपको याद होगा मैंने ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा है और उसमें ये बताया था कि 4 मेजर एम्पायर्स थे, जिसमें से पोलैंड किसके अंदर गया था, रशिया ने। यानी पोलैंड किसके पास गया था, रशिया के पास। तो वही वाला हम इंसिडेंट यहाँ पे पढ़ने वाले। तो हुआ क्या था कि लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से सारे लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, हम क्या हैं, एक साथ हैं, एक जैसे हैं। हुआ क्या कि जब रशिया ने पोलैंड को एक्वायर कर लिया था, पोलैंड जब रशिया के कब्जे में आ गया था, तो उन्होंने पोलिश बोलनी बंद करवा दी। बोला पोलैंड में पोलिश चलेगी नहीं, सब क्या बोलेंगे, रशियन भाषा बोलेंगे, कोई भी पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा।
अब ये देखते हुए हुआ क्या कि लोगों को बहुत गुस्सा आया। 1831 में लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट किया, मतलब आर्म्ड रेबिलियन किया। लेकिन यार उस समय पे जो रशिया था ना बेटा बहुत पावरफुल था, तो उनका जीतना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से अब इन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज के थ्रू रेजिस्टेंस दिखाया, लैंग्वेज के थ्रू उन्हें अपोज किया। उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनकी चर्च गैदरिंग्स थी ना वहां पे वो पोलिश लैंग्वेज यूज करने लग गए। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो थे वो अपने पोलिश लैंग्वेज में देने लग गए। जितने भी लोग पोलैंड के थे वो पोलिश लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया करते थे। ये बात पता चल गई रशियंस को। और उसके बाद जो रशिया के लोग थे इन्होंने क्या किया, इन लोगों को उठा करके, जो प्रीस्ट और बिशप्स थे ना जो ये चर्च गैदरिंग्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे पोलिश लैंग्वेज में, इनको उठा करके बेटा साइबेरिया भेज दिया। रशियन गवर्नमेंट ने वहां पे पनिशमेंट लिए भेज दिया और काफी लोग वहां पे मर गए थे। तो ये है एक एग्जाम्पल कि कैसे पोलिश क्या बन जाती है, सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो रशियन उन्हें डोमिनेट कर रहा था उस केस में लोगों ने कैसे लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम बना जिससे वो सारे यूनाइटेड फील कर रहे थे। ये एग्जांपल आएगा तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो देखो होता क्या है ना, 1830 के समय में जो गरीब लोग होते हैं यूरोप के, स्पेशली जो पुअर लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिस वजह से ये लोग 2 मेजर रिवॉल्ट्स करते हैं, ठीक है। फिर लिबरल्स के भी रिवॉल्ट्स आएंगे, मिडिल क्लास के भी, बट पहले पुअर लोगों के 2 रिवॉल्ट होते हैं। किस वजह से होते हैं, बस इस वजह से होते हैं कि उस समय पे वहां पे बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स चल रही होती है, पैसे की बहुत तंगी चल रही होती है सब लोगों के पास। प्रॉब्लम्स क्या होती है, अचानक से क्या हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और अचानक से पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और लोगों के पास काम ही नहीं है करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है। लोग क्या करने लगे, गांव से शहरों की तरफ आने लग गए, जिस वजह से बहुत सारे स्लम्स बन गए शहरों के आसपास। जितने भी जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना बच्चों, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बनाया करते थे, उन लोगों को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा, स्पेशली टेक्सटाइल सेगमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बाहर से बड़े आसानी से चीप सामान आ जाया करता था। तो वो लोगों को भी बहुत कॉम्पिटिशन फेस करने पड़े। जितने भी पीजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, उनको फेस करना पड़ा फ्यूडल ड्यूज के साथ। क्योंकि क्या फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि जो गरीब, जो हमारे पीजेंट्स थे, वो पैसा देते थे लैंडलॉर्ड्स को। अब उनके पास तो पैसा ही नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, तो फ्यूडल ड्यूज वगैरह से बहुत बर्डन उन लोग को फेस करना पड़ा। और राइज ऑफ फूड प्राइसेस बढ़ गए। देखो पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, फूड की डिमांड कम है, तो प्राइसेस भी फूड के बढ़ गए। और बैड हार्वेस्ट हुई थी बच्चों, जिस वजह से पूरे यूरोप में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई। मतलब ये लगा लो कि 1830 में गरीब लोग बहुत तंग थे, ना खाने को प्रॉपर चीज़ें थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, राशन खरीद नहीं सकते थे, काम करने के लिए नौकरियां नहीं थी। ये सारे सिनेरियोज हुए 1830 में। अब इस सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक गरीब क्या करेगा जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, ये सारे लोग बेटा उठते हैं और पहुंच जाते हैं सड़क पे। तो जो फूड शॉर्टेज है और जो अनएम्प्लॉयमेंट था ना, इस वजह से लोग परेशान होकर के सड़क पे उतर आते हैं, पेरिस पे, स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। अगेन मैंने आपको एक चीज पहले बोली थी कि मोस्ट ऑफ द चीजें हमेशा फ्रेंच यानी फ्रांस से स्टार्ट होती हैं। तो लोग पेरिस में आ गए, यानी फ्रांस की स्ट्रीट्स में उतर आए। अब याद है लुई फिलिप, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिया था कि तू कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ ले और कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की साथ साथ चलेगी। उसके बैरिगेट्स थे ना, जैसे उसके महल के आगे, जो उसके मेंशन के आगे बैरिगेट्स थे, उसको सारा तोड़ दिया। और इतनी भीड़ देख करके बेचारा ये लुई फिलिप था, ये भाग लिया, क्योंकि इसको पता था फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हाल किया था इसके परिवार के लोगों का। तो ये बेचारा डर के मारे वहां से भाग जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, एक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। रिपब्लिक डिक्लेयर कौन करती है, नेशनल असेंबली। जो वहां की नेशनल असेंबली होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो नेशनल असेंबली अब ये बोलती है कि हम आज से फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, यानी इंडिपेंडेंट हो गया। क्योंकि अब राजा ही भाग गया तो अब कौन रूल करेगा, राजा तो भाग लिया था, तो अब ये आज से इंडिपेंडेंट हो गया। सारे लोगों को बेटा वोटिंग राइट्स दी गई, सारे आदमियों को जो 21 ईयर से ऊपर हैं, और सबको बोला कि हम क्या करेंगे, सबको क्या देंगे, काम देंगे। आगे समझ में कि फ्रांस आजाद कैसे हुआ। और इसी के साथ फ्रांस फाइनली इंडिपेंडेंट होता है 1848 में। फ्रांस पहले आजाद हो चुका था, फिर कुछ टाइम बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन गया, राजा फिर से मोनार्की ले आए। अब फाइनली जाकर के राजा यहां से भाग चुका है और फ्रांस आपका हो चुका है बच्चों आजाद। रिवॉल्ट ऑफ 1847। एक और छोटा रिवॉल्ट हुआ था इस ड्यूरेशन में, जो था रिवॉल्ट ऑफ 1845। अब ये रिवॉल्ट किया किसने था, ये किया था बच्चों सिलेसिया विलेज के गांव के कुछ लोगों ने। 2 लोगों के बीच में रिवॉल्ट हुआ था, वो था कॉन्ट्रैक्टर और कॉटन वीवर्स। तो हुआ ऐसा था ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए जिन्होंने कॉटन वीवर्स को कुछ काम दिया कि आप हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ काम कर दो, और उन्हें एक पेमेंट बोला कि हम आपको इतना पैसा देंगे। जैसे ही उनका काम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेमेंट कम कर दी, क्योंकि उनको पता था सब जगह तो महामारी चल रही है, पैसा तो है ही नहीं, तो ये तो
बेचारों को मजबूरी में इतने पैसे लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे होता क्या है कि कॉटन वीवर्स पूरा इनका क्राउड पकड़ के इस चीज़ के ऊपर रिवॉल्ट करता है कि हमें जो पैसा प्रॉमिस किया वो दिया नहीं गया। अब ये रिवॉल्ट की वजह से क्या होता है भाई, ये इनके मेंशंस में जाकर के वीवर्स क्या करते हैं, बोलते हैं हमें पूरा का पूरा पैसा दो। ये जाकर के मेंशंस में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके मेंशंस में जाकर के तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। बट अब क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स रिच थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के अच्छे कनेक्शंस थे राजाओं के साथ, तो वो अपनी आर्मी ले आता है, राजाओं को बोल करके आर्मी लाता है कॉन्ट्रैक्टर, और इन सब लोगों को क्या करता है, मारना शुरू करती है आर्मी, और 11 लोगों को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ये कौन 11 लोग हैं जो बेचारे गांव के मासूम कॉटन वीवर्स थे, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो 2 ये मेजर रिवॉल्ट हुए। ये रिवॉल्ट दोनों गरीबों के रिवॉल्ट है, पुअर पीपल आर डूइंग दिस रिवॉल्ट, ठीक है। और वो कर क्यों रहे हैं, उनका एक ही कंडीशन है कि उनके पास खाने के लिए और रहने के लिए पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवॉल्ट होता है वो लिबरल्स का होता है। अब लिबरल्स वही मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो वो क्या करते हैं, वो क्या रिवॉल्ट करते हैं, उनका रिवॉल्ट होता है रिवॉल्ट ऑफ 1848। तो इसी रिवॉल्ट के जो पेजेंट्स का रिवॉल्ट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का रिवॉल्ट चल रहा है, तो मिडिल क्लास भी एक रिवॉल्ट करता है। मिडिल क्लास लोगों को पता चल जाता है कि भाई फ्रांस में क्या हो गया है, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क क्या है, भग ली है, वहां पे कोई राजा वाजा नहीं है, और उन लोगों ने एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया, यानी वो लोग आजाद हो गए हैं। तो अब ये जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे, यानी जो मिडिल क्लास लोग थे, ये सेम चाहते थे, कहाँ के लिए, ये सेम चीजें चाहते थे कि जर्मनी में भी हो, इटली में भी हो, पोलैंड में भी हो, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये सब ये चाहते थे कि अब हम भी नेशनल यूनिटी क्या करेंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे, नेशनल यूनिटी चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब ये प्रोटेस्ट कौन करेंगे, लिबरल्स करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब ये भी नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, इनके रिवॉल्ट भी नेशन स्टेट बनाने के लिए है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। अब आगे देखो क्या होता है, हाँ, तो अब मे रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखो मैंने पहले ही बताया, जर्मनी करके कोई कंट्री नहीं थी बेटा, जर्मन रीजन्स थे जहां पे लोग जर्मन बोला करते थे। तो जर्मन रीजन्स में क्या होता है कि मिडिल क्लास जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, एक सिटी होती है फ्रैंकफर्ट, वहां पे सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक ऑल जनरल असेंबली को वोट डालते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, ऑल जनरल असेंबली बनाई और उन लोगों को वोट किया। अब वोट करके उन्होंने कुछ 831 लोगों को चुना। कब, 18 मई 1848 में कुछ 831 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, और वो सारे के सारे सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ऑल नेशनल जनरल असेंबली के चलते उन्होंने क्या किया, खुद ही वोट किए और वोट करके 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने। अब ये 831 रिप्रेजेंटेटिव जाकर के कहाँ बैठ गए हैं, सेंट पॉल चर्च में बैठ गए। उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट बिठा ली और वहां पे बैठ के उन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या बनाया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये बोला कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जाकर के हम राजा को दिखाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई तुम भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले लो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी रखो और मोनार्की भी रखो। अब ये बेचारे किसके पास जाते, प्रशिया, किंग ऑफ प्रशिया। फिर से बता रही हूं, जर्मनी कोई जगह थी नहीं, तो प्रशिया के अंडर ही था सब, और प्रशिया के अंडर जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे ये सारे आपस में मिले। तो ये किंग ऑफ मतलब प्रशिया के राजा के पास जाते, किंग फ्रेडरिक होता है वो, उसको ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लो और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दो जैसे फ्रांस में बनी थी। ये भाई इतना गुस्सा आता है इसको, ये बाकी और राजाओं को भी बुलाता है, इनको मार पीट के वहां से भगा देता है। एरिस्टोक्रेसी, वो कहता है कि यार क्या मैं मतलब पागल हूं मैं, इतना उसका वो है, राजा अपना पूरा रूल कर रहा है, वो क्यों अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कम करेगा, पहले उसके पास पूरी ऑटोक्रेटिक पावर है, वो जितना मर्जी चाहे वो वैसा शासन कर सकता है। तो इन लोगों को भगा देता है वहां से, मिलिट्री को भी बुला लेता है, इन लोगों को बोलता है चलो चलो निकलो पार्लियामेंट से, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने घर लेके जाओ, मैं ये सब कुछ साइन वाइन करने वाला हूं नहीं। तो अब इसमें बच्चे प्रॉब्लम क्या थी, देखो इनको मिल जाती ये सब चीजें, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बात मनवा लेते, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत कम थे नंबर्स में, ऊपर से पेजेंट्स को नहीं लेके गए, जो गरीब लोग थे उनको नहीं लेके गए, वर्किंग क्लास की इन्होंने बात नहीं सुनी। अगर उनको लेके जाते, सोचो ना वहां अकेले पेजेंट्स ने, यानी गरीब लोगों ने पूरा फ्रांस आजाद करवा दिया, तो ये तो खुद ही चले गए थे और इन्होंने विमेन को भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक मेजर रीजन था, इनको वहां से मार पीट के भगा दिया जाता है कि चलो चलो अब हम यहाँ से कोई असेंबली नहीं बना रहे। राजा बोलते हैं मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने नहीं वाला। अब इसका रेवोल्यूशन का ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन बर्बाद हुआ, देखो जर्मनी नहीं बन पाया, जर्मनी यूनाइट नहीं हो पाया, लेकिन बच्चों इससे एक फायदा ये हुआ कि वहां के जो राजा थे ना, जितने राजा लोग थे, उनको बेटा ये बात पता चल गई थी कि अब हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब अगर हमें आगे क्या करना है, रहना है या अपनी गद्दी बनाए रखनी है, अपनी जगह बनाए रखनी है, तो हमें कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। वी विल हैव टू डू सम कॉम्प्रोमाइजेस अगर हमें राजगद्दी में बैठे रहना है तो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि 1848 के बाद बहुत सारे जो मोनार्क होते हैं, जो राजा होते हैं, वो काफी सारे चेंजेस करते हैं। जैसे
सेर्फडम हटा देते हैं, जो किसानों को होता था ना सेर्फडम बाउंडेड लेबर, वो हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं। कहाँ पे? हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया दोनों जगह पे ये चीजें हटा देते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये सब सिर्फ एक ही रीजन है, इनको पता है कि अगर चेंजेस नहीं करे ये बार बार ऐसे रिवॉल्ट करते रहेंगे और किसी ना किसी दिन तो ये क्या करते रहेंगे, किसी ना किसी रिवॉल्ट में तो हमें हरा ही देंगे और एक समय आएगा कि हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे पावर से। तो इसी वजह से इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करने शुरू करे। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, बेटा अब होता क्या है, देखो एक एक करके सारे नेशन स्टेट बनते हैं। अब ये नेशन स्टेट बनते कैसे वो समझते हैं। तो होता ऐसा है कि सब कुछ पलट जाता है, यानी जो कंजर्वेटिव लोग ना लगे हुए थे ना कि नेशन स्टेट नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, मोनार्की लाओ, ये लाओ, अचानक से इन लोगों को ये रियलाइज होता है कि हम एक काम करते हैं, हम खुद ही देश बना देते हैं, खुद ही नेशन स्टेट बना देते हैं, हमारा ही फायदा है उसमें। अगर हम बना देते तो हम पावर में बैठे भी रहेंगे और हमें कोई उठा के बाहर फेंकेगा भी नहीं। तो अब यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाती है। 1848 के बाद कंजर्वेटिव्स ही नेशनलिज्म प्रमोट करने लगते हैं और इनका मोटिव लिबरल नहीं होता, मतलब फ्रीडम नहीं होता इनका मोटिव। इनका मोटिव होता है मोर पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर पे फोकस होता है इनका कि अगर ज्यादा जगहों पे राज होगा। अब मानो यार अगर कोई राजा इतने से एम्पायर पे रूल कर रहा है, अगर वो सारों को जोड़ देगा तो उसका बड़ा हो जाएगा एरिया, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो वो इस वे में देखा कि जब लोग इतना कॉन्स्टिट्यूशन नेशन स्टेट चिल्ला रहे हैं तो हम इनको देश बना के दे देते हैं। वी विल मेक नेशन स्टेट, हम नेशन स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बनता है जर्मनी। जर्मनी कैसे बनता है वो देखते हैं। तो बेटा जर्मनी का याद आया कुछ, जर्मनी के नाम से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला केस, लोग गए, रिप्रेजेंटेटिव बनाया, किंग के पास गए, किंग ने क्या वहां से मार के भगा दिया, तो वो तो बन नहीं पाया। लेकिन अब बनेगा। अब जो वहां का किंग होता है बेटा वही क्या करता है, नेशन स्टेट बनाता है। अब वो कौन सा किंग होता है, प्रशिया, यानी प्रशिया का किंग बोलता है जितने भी जर्मन स्पीकिंग जगहें हैं उन सबको यूनाइट करके वो जर्मनी को फॉर्म करता है। और वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है, अपने चीफ मिनिस्टर को, जिसका नाम होता है ऑटो वन बिस्मार्क। उसको बोलता है कि भाई तुम्हें अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जाओ जर्मन स्पीकिंग सारे एरियाज को मतलब इकट्ठे करो और जर्मनी बना दो। अब ये क्या करता है, ये रहा ऑटो वन बिस्मार्क बच्चों, ये 3 वॉर्स लड़ता है 7 सालों में, 3 मेजर वॉर्स लड़ता है। किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और क्या करता है, प्रशिया आखिरी में जीत जाता है, ठीक है, प्रशिया आखिरी में जीत जाता है और यूनिफिकेशन को पूरा करता है। और इन जनवरी 1871 उस समय जो फ्रांस का राजा उस समय जो राजा होता है ना प्रशिया का, विलियम वन, किंग ऑफ प्रशिया, उसको क्या कर देते हैं, वो जर्मन एम्परर घोषित कर देते हैं कि अब आप पूरे जर्मनी के एम्परर हैं। और सेरेमनी होती है वर्सिलस में, तो वर्सिलस में एक सेरेमनी की जाती है, उसको वहाँ का एम्परर बना दिया जाता है। और न्यू जर्मनी जो था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, करेंसी इंप्रूव हो जाती है, सबके लिए एक जैसे लॉज बना दिए जाते हैं। जर्मनी, अब जर्मनी बन गया ना, पूरा नेशन स्टेट हो गया, तो पूरे जर्मनी के लिए एक ही लॉ बन गया, यूनिफॉर्म लॉज बन गए ऑल अक्रॉस द जर्मनी। आगे समझ में, जर्मनी यूनिफाई कैसे होता है, वहीं प्रशिया का राजा ही उसको क्या करता है, यूनिफाई करवाता है ऑटो वन बिस्मार्क को बोल के। बिस्मार्क 7 सालों तक 3 मेजर वॉर लड़ता है। वॉर लड़ने के बाद जब वो जीत जाता है फाइनली, तो विलियम वन जो होते हैं उसको क्या बना देता है, प्रशिया का जर्मनी का एम्परर बना देते हैं। और यहाँ से जर्मनी यूनिफाई हो गया, जर्मनी नेशन स्टेट बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, की इटली कैसे यूनिफाई होता है। तो बच्चों ऐसे समझो कि उस समय पे इटली जैसी कोई चीज नहीं होती थी। इटली को पहले किसने यूनिफाई करने की कोशिश की थी, गोसेप मजीनी ने वो करने की, यूनाइट करने की कोशिश की थी, याद है, बट वो उस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। तो सेम अब दोबारा से इटली को यूनिफाई किया जाता है। तो इटली ना 7 डिफरेंट स्टेट, 7 डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसपे 7 अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। जिसमें से केवल एक ही ऐसी जगह थी, एक ही ऐसा स्टेट था जिसमें इटालियन बोलने वाला राजा था, यानी इटालियन बोलने वाला क्या था, राजा था, वो था सार्डिनिया पीडमोंट। यही एक ऐसी लौती जगह थी बेटा जहां पे रूलर कौन सा था, यानी किंग कैसा था, इटालियन बोलता था। बाकी 6 जगहों पे अलग अलग रूलर्स थे। अभी जो नॉर्थ वाले एरिया था ना, ये ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के अंदर था। जो बीच वाला था ये पोप के अंडर में था, ठीक है, बीच वाला एरिया सारा पोप के अंडर में था। और नीचे वाला जो एरिया था बच्चों, ये बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, जो बर्बन जो वो थे उन्हीं के रिश्तेदार थे यहाँ पे, तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर था। अब एक जो रूलर था, यानी कि जो सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था, वो इटालियन बोलता था, तो उसने ये जिम्मेदारी ली कि वो क्या करेगा, इटली को यूनिफाई करेगा। अब बच्चों इसमें फायदा क्या था उसका, अभी बेटा तुम देखोगे सार्डिनिया पीडमोंट पे पहले रूल कर रहा है। अगर ये पूरा इटली यूनिफाई कर लेता है तो ये पूरे एरिया पे रूल करेगा, तो इसका इकोनॉमिक डोमिनेंस भी तो बढ़ेगा।
ज्यादा पावर मिलेगी। तो वही बात होती है बच्चे, ये क्या करता है, इसको इटली को यूनिफाई करने की बात करता है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दे देता है, अपने चीफ मिनिस्टर को, जिसका नाम होता है माउंट केवर। ठीक है, और किंग कौन होता है, किंग विक्टर इमैनुअल टू, वो राजा होता है और वो किसको दे देता है, चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी दे देता है कि भाई अब तुम क्या करो, इटली को यूनिफाई करो। अब माउंट केवर जो होता है ना बच्चों, बहुत अच्छी फ्रेंच बोला करता था। ठीक है, वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, सच आपकी बुक में लिखा भी है कि ही यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच वेरी वेल, मतलब इटालियन से ज्यादा वो फ्रेंच अच्छा बोलते थे। तो अब उन्होंने ना दो लोगों की हेल्प ली, दो लोगों की हेल्प से इटली पूरा यूनिफाई हो जाता है। सबसे पहले वो हेल्प लेते हैं किसकी, फ्रांस की, यानी फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं, डिप्लोमेटिक अलायंस करते हैं किसके साथ, फ्रांस के साथ। कौन, ये जो चीफ मिनिस्टर है माउंट केवर, ये सबसे पहले फ्रांस के साथ अलायंस करता है और हराता है ऑस्ट्रियन फोर्सेस, यानी जो यहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस थे ना, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर जो ये था, ये सारा इटली छुड़ा लेता है। तो इतना पूरा इटली किसका हो जाता है, ये लोग इसको कब्जा लेते हैं। अब रही बात बच्चों नीचे पोप वाली, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बेचारे डर जाते हैं ये देख करके, तो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। तो बीच वाला इलाका भी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अब इटली यहां से लेकर के इतना पूरा इटली यूनिफाई हो गया। अब बचता है बच्चों ये साउथ वाला एरिया, तो यहां के लिए क्या करता है, गसिप गारबिल्डी करके एक रेवोल्यूशनरी होता है, उनकी हेल्प लेते हैं। तो जो गसिप गारबिल्डी होते हैं ना, इनकी हेल्प लेते हैं और इनके पास 30,000 लोगों की एक आर्मी होती है। उनकी मदद से ये क्या करते हैं, साउथ इटली को कैप्चर कर लेते हैं और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है ना, ये सारा का सारा एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी जीत लेते हैं, यानी वहां पे जो स्पेन के जो किंग्स थे, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, उनको बाहर कर देते हैं और ये एरिया भी इनके अंडर आ जाता है और इस तरीके से पूरा का पूरा इटली फाइनली क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कैसे बाहर करते हैं, वहां से कैसे मुक्त कराते हैं, किसकी मदद से, फ्रांस के साथ अलायंस करके। नीचे में गसिप गारबिल्डी को की हेल्प लेकर के साउथ वाला एरिया भी फ्री करवा लेते हैं। बीच में पेपल स्टेट यानी जो पोप के अंडर में था, वो तो बेचारे वैसे ही सरेंडर कर देते हैं डर के मारे। अब इसी के साथ पूरा का पूरा जो इटली होता है वो यूनिफाई हो जाता है और 1861 में जो किंग विक्टर इमैनुअल टू होते हैं, वो यूनिफाइड इटली के प्रोक्लेम्ड किंग बन जाते हैं। वो क्या बनते हैं, फाइनली किंग बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा इटली यूनिफाई, और ये रहा यूनिफाई इटली पूरा। ठीक है, ये देखो पेपल स्टेट, ये साउथ ईस्ट सारा बन गया यहाँ पे। अब बच्चों देखते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन, स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ। देखो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताने की कोशिश करूंगी, उसके बाद जो तुम एक दो डिटेल्स तुम्हारी एनसीईआरटी से रह जाएंगी वो पढ़ सकते हो। बट हुआ ये था, इसका स्ट्रेंज केस क्यों है, क्योंकि इन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी बच्चे, ना इन्होंने कोई फाइट करी, ना इनकी कोई मेजर रेवोल्यूशन हुए, इन्होंने बड़े चालाकी से ये सारा का सारा काम करा। तो हुआ क्या था ना कि ये कोई नेशन स्टेट नहीं था, 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं था, सब अलग अलग जगहें थी। जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोलने वाले लोग रह रहे हैं, आयरलैंड में आयरिश बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, जो इंग्लिश बोलते थे, जो आयरिश बोलते थे, जो स्कॉटिश बोलते थे, इस तरीके से पूरा का पूरा डिवीजन था। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हुआ क्या कि जो इंग्लिश वाले लोग थे ना, जो लैंग्वेज इंग्लिश बोलते थे, वो ज्यादा क्या होने लग गए, समय के साथ पावरफुल होने लग गए। ये पावरफुल हुए कैसे, क्योंकि यार इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इनके पास पैसा वैसा आने लग गया था। तो इस वजह से मनी के साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, बाद में 1688 में ये क्या करते हैं, ये अपनी पार्लियामेंट पे सारी, मतलब मोनार्क से सारी पावर पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं। ये भी पूरा एक केस है, वो सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लेना कि 1688 में जो पावर होती है, ये मोनार्की से लेकर के सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। मोनार्की बस एक पपेट बन के रह जाती है। अब इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में सारी पावर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये अब क्या करते हैं ना, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने का सोचते हैं। अभी ये इंग्लैंड, ये रहा देखो, अब इंग्लैंड सोचता है कि मैं इसको और ज्यादा बड़ा करूं, इसलिए ये क्या करता है, स्कॉटलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करता है। अब 1707 में ये क्या करता है, स्कॉटलैंड के पास जाता है और ऐसा बोलता है कि तुम हमारे साथ एक्ट ऑफ यूनियन, यानी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हमारे साथ क्या कर लो, गठबंधन कर लो, बदले में तुम्हें हम क्या कर देंगे, अपनी पार्लियामेंट में थोड़ी बहुत सीट्स दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि यार वो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी ये बहुत पावरफुल थी इंग्लैंड की, तो बेचारा स्कॉटलैंड क्या हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है। 1707 में ये लोग क्या कर लेते हैं, इनके साथ एक्ट ऑफ यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। बट बाद में होता क्या है कि जो इंग्लिश लोग हैं, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, ये इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, मतलब इनको इनकी लैंग्वेज नहीं बोलने देते, इनको इनके कपड़े नहीं पहनने देते, तो दे वर फोर्स्ड, दे वर टॉर्चर्ड। ठीक है, वो स्कॉटलैंड में क्या करते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में मोस्टली सारे लोग इंग्लिश ही रहते हैं, दे वर फोर्स्ड टू नॉट स्पीक इन देयर लैंग्वेज, उनको इंग्लिश कपड़े पहनने के लिए, वैसा स्टाइल, वैसा चीजें करने के लिए बोला जाता था। अब एक केस ऐसे आयरलैंड का था। अब स्कॉटलैंड तो इनके हाथ में आ गया, अब बात आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के लिए क्या होता था, देखो एक केस बनाया मैंने।
आयरलैंड में बेटा सिंपल सा फंडा ये था कि आयरलैंड में कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो तरीके के लोग रहते थे। अब कैथोलिक मतलब एक क्रिश्चियनिटी होती है ना, वो बेसिकली ऐसे समझ लो क्रिश्चियनिटी दो तरीके की थी वहाँ पे। कैथोलिक मतलब जो बहुत कंजर्वेटिव, जो बहुत पहले से चली आ रही थी, और एक थी प्रोटेस्टेंट्स की। अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन जो इंग्लैंड की बात करें ना, इंग्लैंड में मोस्टली जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो मेजॉरिटी में थे, वो ज़्यादा थे उस कंट्री में। तो इसीलिए इंग्लैंड क्या करता है, इन लोगों को क्या करना शुरू कर देता है, हेल्प करना शुरू कर देता है। अब इंग्लैंड की पहले से आदत थी क्या, फूड डलवाओ और राज करो, है ना, वही था कि ना आपको फूड डलवा के राज करना है। तो ये प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट करना शुरू कर देता है, माइनॉरिटीज का सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, मेजॉरिटी में क्या थे, कैथोलिक थे। तो कैथोलिक ने बोला अरे ऐसे कैसे हम ब्रिटेन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इनको तो सपोर्ट मिल रहा है ब्रिटिश लोगों से, मतलब इंग्लैंड वाले लोगों से इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो कैथोलिक क्या करते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं। तो एक ऐसा ही बंदा होता है वोल्फटन, जो रिवॉल्ट करता है 1978 में, बट क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं तो वो जीत नहीं पाता है, और इसी के साथ इन्हीं सब गड़बड़ी में जब इनकी लड़ाइयां चल रही होती तो फोर्सफुली ये आयरलैंड को भी अपना पार्ट बना लेता है। ठीक है, याद रखना कि ये क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स क्या है, माइनॉरिटी में है, इनको जानबूझ के इंग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इंग्लैंड में खुद क्या थे, प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी में थे। तो ये इनकी हेल्प करते हैं कि भाई तुम इनसे लड़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेचारे कैथोलिक फिर से फाइट करते हैं कि ऐसे कैसे, अब जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में उसको दिक्कत तो होगी, कोई माइनॉरिटीज आके उन्हें अप्रेस करे। बस कैथोलिक के यहाँ थे एक लीडर वोल्फटन, उन्होंने करने की कोशिश करी रिवॉल्ट, बट हार जाते, कुछ बनता नहीं है, और ऐसे ही आपका फॉर्म होता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन ऐसी ही फॉर्म होता है, और उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है, जिसमें नया ब्रिटिश फ्लैग आता है, नेशनल एंथम आता है, और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इस तरीके से यूनिफाई होता है। पहले वो स्कॉटलैंड को पागल बना के अपने कब्जे में कर लेते हैं, बाद में आयरलैंड के पास चले जाते हैं, दोनों में लड़ाइयां करवा के, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई भिड़वा के फिर अपना राज करते हैं। ठीक है, ये रहा स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट आता है बच्चों विजुअलाइजिंग द नेशन। अब 18th और 19th सेंचुरी में ना जितने भी आर्टिस्ट लोग थे बच्चों, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब नेशंस को, ये जो नेशंस बने हैं, इनको कोई फेस दिया जाए, इनको कोई चेहरा दिया जाए, इनको पर्सोनिफाई किया जाए। तो बहुत सारी एलोगरीज बनाई गई, यानी फीमेल फिगर्स बनाई गई, और ये असली कोई फीमेल नहीं हुआ करती थी। जैसे इंडिया हम बोलते हैं ना, इंडिया, तो हमारे दिमाग में भारत माता आती है, तो भारत माता एक इमेज बनाई गई। अब कोई रियल वुमेन नहीं है वो, बट एक एलिगरी है, एक फीमेल फिगर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है वो फिगर्स को देख करके। तो सेम एलिगरीज नेशंस को विजुअलाइज करने के लिए दो जगहों पे बनाई गई। फ्रांस में बनाई गई, फ्रांस में जो एलिगरी थी उसका नाम क्या दिया गया बच्चों, मेरेन नाम दिया गया था। ये एक फीमेल एलिगरी थी जिसका नाम मेरेन था। मेरेन नाम क्यों था, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम हुआ करता था। ठीक है, वो रेड कैप पहनती थी, ट्राई कलर था, कोकेट पहना करती थी, और इसके जो स्टैचूज थे, जो ये मेरीन के स्टैचूज थे, ये जगह जगह लगा दिए गए थे, पूरे पब्लिक स्क्वायर में आपको देखने को मिलेंगे, खड़े कर दिए ताकि लोगों के मन में पूरी नेशनलिज्म की फीलिंग चलती रहे। इमेजेस एंड इमेजेस वर ऑल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स, और कॉइन्स एंड स्टैम्प्स में भी मेरिन की इमेज लगाई जाया करती थी। तो ये था बच्चों फ्रांस का केस। सेम ऐसी एलिगरी बनाई गई थी जर्मनी में। जर्मनी की जो एलिगरी थी वो थी जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया, वो उसके बारे में बताया कि वो क्या करती थी, ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी। ओक लीव्स दिख रहे हैं, इसका क्राउन पहनती थी। क्यों पहनती थी, क्योंकि जर्मन में ओक लीव्स जो होते हैं वो हीरोइज्म के लिए स्टूड करते हैं। आया समझ में, नेशन को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज कैसे किया, थ्रू एलिगरीज। एलिगरीज क्या थी, फीमेल फिगर थी, बट ये रियल फीमेल फिगर्स नहीं थी, ये सिर्फ क्या था, एक रिप्रेजेंटेशन था, विजुअलाइजेशन था। दो एलिगरी बनी, जर्मन में जर्मेनिया बनी, फ्रांस में मेरेन बनी। ठीक है, ये दो आएंगे तो आप लिख सकते हो। अब बच्चों जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखो होता क्या है ना कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते बच्चों हालत ऐसी हो जाती है कि जो नेशनलिज्म थी कि हम शेयर्ड कल्चर हैं, हम एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हम एक नेशन बनाएंगे, वो सारी की सारी नेशनलिज्म की फीलिंग बेटा इंपीरियलिज्म में बदल जाती है, यानी साम्राज्यवाद में। यानी जो बड़े बड़े नेशन होते हैं ना, पावरफुल नेशंस, वो कोशिश करते हैं छोटे छोटे नेशंस को एक्वायर करने की, उन पर कब्जा करने की सोचते हैं। तो अब ये तो नेशनलिज्म नहीं है, ये तो क्या हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया। आप अपने नेशन को, आप अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, छोटे छोटे नेशंस के ऊपर डोमिनेशन दिखा के उनको कब्जा करना चाहते हो। तो ये अब जो फीलिंग थी ये गलत हो गई, इंपीरियलिज्म गलत हो गया। जब तक नेशनलिज्म था तब तक सब सही था, बट इंपीरियलिज्म गलत क्यों है कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे नेशंस को जो ऑलरेडी का आजादी लेके बैठे आप उनके ऊपर क्या करना चाह रहे हो, अपना डोमिनेशन बढ़ाना चाह रहे हो। सो ये अब गलत हो गया था। तो ऐसी केस स्टडी आपके पास बाल्कान रीजन की दे रखी है। तो बाल्कान एक रीजन था जो ऑटोमन एम्पायर के ना बहुत समय से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसमें बहुत सारी अलग अलग थे। देखो ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारी एरियाज यहाँ पे थे। अब ये जो बल्कान रीजन थे ना, इसके जो
धीरे धीरे करके ऑटोमन एम्पायर ना वीक होने लगा था। अब ऑटोमन एम्पायर के वीक होने की वजह से क्या हो गया, बल्कान के जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगे, एक दूसरे से क्या होने लगे, आज़ाद होने लगे, इंडिपेंडेंस लेने लगे। अब ये सारे के सारे देश ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस थे, सब यही चाहते थे मेरा डोमिनेशन हो, यानी हर एक एरिया यानी हर एक कंट्री यही चाह रही थी कि मेरा डोमिनेशन हो, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे, फाइट करते रहते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे कि ये भी मैं कर लूँ, कब्जा लूँ, ये भी मैं कब्जा लूँ। ये आपस में इंटरनल इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, इस वजह से इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत थी। अब देखो जहाँ पे अंदर फूट है तो बाहर से तो लोग आएंगे ही, तो उस समय के जो बड़े बड़े पावर्स थे ना, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे के सारे भी यहाँ पे आ जाते हैं और इस पे इनकी नज़र जाती है और ये भी इस वाले एरिया को ऑक्यूपाई करने में लग जाते हैं। यानी अब नेशनलिज्म जो था, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके रो पीट के नेशनलिज्म लिया था कि सेम भाषा बोलने वाले लोगों को आज़ाद होना चाहिए, अब ये खुद दूसरों को कब्जा करने जा रहे हैं जो खुद आज़ाद होना चाहते हैं। तो इसी के साथ जो आपका ये पूरा सिनेरियोज है, ये जाकर के बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता है। तो बाल्कान रीजन की केस स्टडी है, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर मतलब ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आपस में कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन बनाना चाहती थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बाहर के लोगों ने अच्छा मौका देखा, आके अपने रोटी सेक गए, फटाफट से आए, ये बिग पावर्स आई और ये भी इसके ऊपर डोमिनेशन। तो अब अंदर तो लड़ रहे हैं, बाहर भी ये पावर्स क्या कर रही हैं, लड़ रहे हैं इस एरिया को कब्जा करने के लिए, क्योंकि वीक पॉइंट हो गया ना, आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है तो किसी भी चीज को कब्जा करना आसान है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की जो भावना थी वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई, साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो गई। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है वो होता है खत्म। ये कंप्लीट पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पॉइंटर्स डालते जाना। इससे होगा क्या, आपका भी रिविजन होगा और साथ साथ में बाकी बच्चों को भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। और ऐसे ही सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं, और अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।